हाय एवरीवन। पॉलीमर्स स्टार्ट किए थे हम लोग और इसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके थे। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स देखे थे, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल पॉलीमर्स देखे थे और एक लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मतलब तीन बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था पॉलीमर्स का उसको हम लोग देख चुके थे। आज क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग और इसमें स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के आधार पे हम लोग समझेंगे पॉलीमर्स का टाइप। तो इसमें तीन प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। एक आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, दूसरे होते हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स, और तीसरे हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स। नोट्स में इसका जिक्र नहीं है क्योंकि एडवांस टॉपिक है इसीलिए, लेकिन समझेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन यदि पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सब कुछ समझेंगे। तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के आधार पे जो है उसमें हम लोग जानते क्या है कि यदि कोई सैचुरेटेड कार्बन है जो 4 बॉन्ड ऐसा बना रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें से 2 बॉन्ड जो है प्लेन में होते हैं, इन द प्लेन। एक बॉन्ड जो है एबव द प्लेन होता है जिसको हम लोग ऐसा वेज लाइन से दिखलाते हैं, एबव द प्लेन, और एक होता है बिलो द प्लेन जिसको ऐसे डॉटेड से दिखाया जाता है, बिलो द प्लेन ऐसा। तो यदि कोई सैचुरेटेड कार्बन है, मतलब उस कार्बन का 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वे चारों बॉन्ड सेम इन्वायरमेंट में नहीं होंगे। 2 बॉन्ड मॉलिक्यूलर प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन और बाकी का जो एक बॉन्ड है वह एबव द प्लेन होता है। इस बात को हम लोग जान रहे हैं अच्छे से। तो इसी के आधार पे जो है ना यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है पॉलीमर्स का, कि यदि उस पॉलीमेरिक चेन में कोई ग्रुप है, आइदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल सा अल्काइल एराइल ग्रुप टाइप का हो सकता है, तो उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा उस आधार पे है। तो मान लें हम लोग कि यह पॉलीमेरिक चेन है, ऐसा इस तरह से मान लें कि यह पॉलीमेरिक चेन है। अब इसमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है G, ऐसा। अब यदि यह सारा ग्रुप G सब जगह वेज लाइन से ही है, ऐसे सब जगह वैसे ही है, वेज लाइन से ही ऐसा। जी यहाँ भी कुछ वैसे ही हो जाएगा और यहाँ भी ऐसा। तो यह एक पॉलीमेरिक चेन हुआ और इस पॉलीमेरिक चेन में जो साइड चेन या साइड ग्रुप है जिसको हम लोग G मान लिए हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्न में यह जो G है इसका अरेंजमेंट सेम है, मतलब यहाँ भी G एबव द प्लेन है वेज लाइन से, यहाँ भी वेज लाइन से है, यहाँ भी वेज लाइन से, ऐसे। तो यदि इस प्रकार का पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट हो जिसमें सारे ग्रुप्स जो हैं एक ही साइड हो, आइदर एबव और बिलो, तो फिर ऐसे ही पॉलीमर्स को हम लोग आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है क्या, सेम, तो सेम साइड हो। इसको आप चाहो तो सबको डॉटेड से भी दिखा सकते हो, ऐसा इस प्रकार से होने चाहिए सेम साइड, बस ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसा सब जगह। तो आइदर सारे एबव द प्लेन हो या फिर सारे बिलो द प्लेन हो, लेकिन होंगे सभी सेम साइड है, इस तरह से हो। यह भी आइसोटैक्टिक पॉलीमर ही हुआ। उसी प्रकार से सिंडियोटैक्टिक है। सिंडियो का मतलब होता है अल्टरनेटिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ,
तो इसका मतलब हुआ कि फिर से यदि कोई ऐसा पॉलीमेरिक चेन है ऐसे, और यहाँ कोई ग्रुप G है एबव द प्लेन, तो फिर यहाँ जो G होगा वह बिलो द प्लेन होगा, फिर यहाँ हो जाएगा एबव द प्लेन, और यहाँ अगेन वह हो जाएगा बिलो द प्लेन, फिर से यहाँ हो जाना है एबव द प्लेन, और फिर यहाँ हो जाएगा ऐसे बिलो द प्लेन। तो ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर है, एक एबव फिर बिलो, एबव बिलो, एबव बिलो, इस प्रकार से। तो यदि ऐसा अरेंजमेंट हो तो फिर वह कहलाएगा सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स, मतलब अल्टरनेटिंग ऑर्डर, अल्टरनेट है, एक एबव एक बिलो, एक एबव एक बिलो, ऐसा करके। और लास्ट में यह जो बचा एटैक्टिक पॉलीमर्स, इसमें एटैक्टिक का मतलब होता है नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे तैसे अरेंज होगा। कि यदि यह एक पॉलीमेरिक चेन है, जैसे तैसे होगा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ G ऊपर है, फिर यहाँ भी ऊपर है, यहाँ फिर मान लो आ गया नीचे, फिर यहाँ चला गया एबव द प्लेन, फिर यहाँ चला गया बिलो, फिर यहाँ रह गया बिलो, ऐसा इस टाइप से। तो बिना ऑर्डर का जैसे तैसे अरेंजमेंट हो इस ग्रुप का, तो फिर ऐसे पॉलीमर को जो है हम लोग बोलते हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के आधार पे, मतलब स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट के आधार पे 3 टाइप के पॉलीमर्स हुए, आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स और एटैक्टिक पॉलीमर्स। आइसोटैक्टिक का मतलब क्या बताए कि ये जो साइड चेन वाले ग्रुप्स होंगे वे सभी सेम साइड होंगे। सिंडियोटैक्टिक मतलब अल्टरनेटिंग ऑर्डर होगा, एक एबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो, फिर एबव बिलो ऐसे। और एटैक्टिक पॉलीमर्स कहने का मतलब हुआ कि कोई ऑर्डर नहीं होगा, सारे ग्रुप्स जैसे तैसे अरेंज रहेंगे। तो यह था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें पॉलीमर्स का आता है, वह है मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे, कि पॉलीमर्स में जो पॉलीमेरिक चेन बन रहा है उस पॉलीमेरिक चेन के बीच किस प्रकार का फोर्स ऑपरेट होगा, इस आधार पे। तो क्लासिफिकेशन on the basis of operating forces, तो इसमें से भी जो टाइप है पॉलीमर का, एक है इलास्टोमर्स, दूसरा है फाइबर्स, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक्स, और फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये 4 प्रकार के पॉलीमर्स हैं। किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग फोर्सेस, कि जो पॉलीमेरिक चेन है उस पॉलीमेरिक चेन के बीच किस प्रकार का फोर्स ऑपरेट हो रहा है, इस आधार पे जो है ये 4 कैटेगरी के पॉलीमर्स होते हैं। तो देखो, इलास्टोमर्स कहने का मतलब कि वे पॉलीमर्स जिनमें इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यह पॉलीमेरिक चेन है तो फोर्स लगा करके आप इसको एक्सटेंड किए तो ये थोड़ा खिंचा जाएगा, फिर वापस आप छोड़ दोगे तो अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा। तो यदि पॉलीमर्स का इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हो कि फोर्स अप्लाई करने के बाद वह थोड़ा खिंचा जाए, छोड़ दें तो वापस अपने पोजीशन पे चला जाए, तो ऐसे पॉलीमर को इलास्टोमर्स बोलते हैं। ऑब्वियसली यह तभी पॉसिबल है, मतलब पॉलीमेरिक चेन को आप स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो और वह खिंचा जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है वह वीक फोर्स होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझे बात को? तो यदि पॉलीमेरिक चेन के बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट हो रहा है, जिसके चलते फोर्स अप्लाई करने के बाद वह पॉलीमेरिक चेन स्ट्रेच हो जा रहा है, खिंचा जा रहा है, फोर्स हटा देने के बाद वह वापस ओरिजिनल कंडीशन में चला जा रहा है, तो फिर हम लोग ऐसे पॉलीमर को ही जो है इलास्टोमर्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में जैसे नेचुरल रबर, जो रबर होता है, रबर को ऐसा ही हम लोग खींचते हैं, खिंचा जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो वापस पोजीशन पे चला जाएगा। बोना एस, बोना एन, ये सारे क्या हैं उसको आगे हम लोग तो देखेंगे ही।
नेक्स्ट आता है फाइबर्स। तो फाइबर्स फोर्स के आधार पे है कि इसमें जो है इलास्टोमर्स की तुलना में मजबूत फोर्स होगा, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ एक मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा और मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के चलते जो है तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन, जो दो पॉलीमेरिक चेन है उसके बीच मजबूत फोर्स होगा। जैसे एक ही चेन हुआ, एक ही चेन हुआ, तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा या मजबूत होता है तो जनरली या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या डायपोल डायपोल होता है ऐसा। और इलास्टोमर्स में जो यहाँ फोर्स ऑपरेट होगा या डिस्पर्सन फोर्स टाइप का होता है, वेरी वीक फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स टाइप का होता है जो सबसे कमज़ोर फोर्स है ऐसा। तो यदि पॉलीमेरिक चेन के बीच थोड़ा मजबूत फोर्स हो, थोड़ा मजबूत मतलब इलास्टोमर्स की तुलना में, तो यहाँ जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल इंटरैक्शन टाइप का होता है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि अब इसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी उतना नहीं होगा, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे इसको स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे, वैसे चाहोगे फाइबर्स को करें तो यह प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वह हाई होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वही पुलिंग स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ, खींचने वाला स्ट्रेंथ, कि जैसे किसी सब्सटेंस को आप स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, खींचा जा रहा है, मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, कम मजबूत है इसलिए खींचा जा रहा है। और यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रांगली जुड़े हैं, काफ़ी मजबूत होगा, तो उसको बोलेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें क्या है, हाई है। एग्जाम्पल में जैसे नायलॉन 66 एग्जाम्पल है इसका, उसी प्रकार से टेरिलीन। आगे देखेंगे सारे होते क्या हैं, जब डिटेल में हम लोग एक एक करके सारे पॉलीमर्स को पढ़ेंगे उस समय। उसके बाद फिर अगला आता है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये क्या है समझते हैं हम लोग। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं ये वैसे पॉलीमर्स हैं जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा होने के बाद वापस हार्ड हो जाएंगे। तो मान लो कि यह कोई थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, इसको आप हीट किए तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा कि काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, वापस इसको कूल कर दिए तो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो पॉलीमर्स जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाए, अगेन कूलिंग होने के बाद पहले के जैसा ही हार्ड हो जाए। इसमें से होता क्या है कि जैसे मान लो यह पॉलीमर है, इसको आप हीट किए, सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट होने के बाद अब इसको आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, डिजायर्ड शेप, जिस तरह से इसको बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। जैसे मान लो कि ऐसा कोई थर्मोप्लास्टिक है इस शेप का, मान लेते हैं हम लोग ऐसा, तो अभी हार्ड है, मुड़ेगा नहीं, लेकिन जब इसको आप हीट करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। यही चीज़ जो है सॉफ्ट हो गया। आप इसको आप चाहते हो कि हम इस तरह का शेप में ढालें, तो इस तरह का शेप में ढाल दो, इसको मोड़ दो और फिर से इसको जो है ठंडा कर दो, कूल कर दो, तो फिर से अगेन ही हार्ड हो जाएगा और फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो थर्मोप्लास्टिक्स वैसे पॉलीमर्स हुए जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर से उसको कूल करोगे तो पहले के जैसा ही हार्ड हो जाएंगे। और जब वे सॉफ्ट हो जाते हैं उसी दरमियान उनको जैसा चाहो आप बना सकते हो, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद फिर से वे कठोर हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होता है थर्मोप्लास्टिक्स का, या फोर्स इंटरमीडिएट रेंज का होता है, इंटरमीडिएट फोर्स as that of elastomers and fibers। फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच का फोर्स ऑपरेट होता है इसमें। इलास्टोमर्स में बहुत कमज़ोर फोर्स है, फाइबर में थोड़ा मजबूत फोर्स है। दोनों के बीच का मतलब ना तो बहुत कमज़ोर फोर्स होता है ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो समझ गए मेन बात को कि है क्या ये थर्मोप्लास्टिक्स।
तो थर्मोप्लास्टिक्स में यह प्रॉपर्टी होता है ओरिजिनल शेप को रिटेन करने का। हीट करने से क्या होता है कि हीट करोगे तो जो पॉलीमेरिक चेन है उस पॉलीमेरिक चेन के बीच का फोर्स ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर गया मतलब अब आप जैसे चाहो पॉलीमेरिक चेन को खींच खाच के इधर उधर जैसे चाहो वैसे कर सकते हो उसको। फिर से ठंडा कर दोगे तो ठंडा कर देने के बाद यही पॉलीमेरिक चेन के बीच फिर से वह फोर्स जो है ऑपरेट हो जाता है और फिर से पहले के जैसा क्या हो जाना है, हार्ड हो जाता है। इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग वगैरह नहीं होता है, लिनियर ही अरेंजमेंट रहता है, नो क्रॉस लिंकिंग, ध्यान रखोगे। और एक लास्ट अब इसमें आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो जैसे थर्मोप्लास्टिक्स में अभी मैंने बतलाया कि हीट करने से यदि या सॉफ्ट हुआ है तो कूल करने से वापस हार्ड हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में ऐसा नहीं होता है। एक बार डिफॉर्म हुआ तो नहीं होगा कि यदि यह कोई थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसको आप हीट किए तो यह परमानेंटली चेंज कर जाएगा, परमानेंटली चेंज्ड, हमेशा के लिए चेंज कर जाएगा, ऐसा परमानेंटली चेंज कर जाएगा। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर दोज विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, कि हीट करने पर एक बार चेंज कर गया, स्ट्रक्चर बदल गया, उसका प्रॉपर्टी चेंज कर गया, तो दोबारा यह पहले के जैसा कभी नहीं आएगा, चेंज ही कर जाएगा हमेशा। तो इसमें होता क्या है ना, परमानेंटली चेंज क्यों करता है कि ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं, मान के चलो इस प्रकार के भी पॉलीमर्स हैं, इसको आप हीट किए तो हीट करने से क्रॉस लिंकिंग डेवलप होता है, ऐसे पॉलीमेरिक चेन के बीच क्रॉस लिंकिंग डेवलप होता है, और जब क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे तो फिर ये परमानेंटली हार्ड हो जाएंगे, परमानेंटली हार्ड हो जाएंगे, हमेशा के लिए इसका जो है नेचुरल अरेंजमेंट वह क्या होता है, चेंज कर जाता है, तो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। तो यह जो क्लासिफिकेशन था यह हुआ ऑपरेटिंग फोर्स के आधार पे। तो इसमें से अभी तक जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, सबसे पहले टाइप ऑफ मोनोमर्स के आधार पे कि सेम मोनोमेरिक यूनिट है तो होमोपॉलीमर्स, डिफरेंट है तो कोपॉलीमर्स। उसके बाद उसका नेचुरल एबंडेंस के आधार पे, तो उसमें नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फिर पॉलीमेरिक चेन का अरेंजमेंट के आधार पे उसमें हमने देखा लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉसिंग पॉलीमर। उसके बाद फिर स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट के आधार पे हमने देखा आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक। और उसके बाद अभी ऑपरेटिंग फोर्सेस के आधार पे इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। एक लास्ट बेसिस बचा मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे, मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे। तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, कि वे जो पॉलीमर्स बनते हैं तो बनने में क्या उनका प्रोसेस है, किस आधार पे फॉर्मेशन होता है, इसके पे जो है पॉलीमर दो टाइप के हो जाने हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। तो मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पे दो टाइप के पॉलीमर्स होंगे, एक कहलाएगा एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो एडिशन का मतलब हुआ सिंपली कॉम्बिनेशन, और कंडेंसेशन का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन विथ एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन विथ एलिमिनेशन। कि जैसे मान लो ये दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ठीक, ये दोनों आपस में जुड़ करके बना दिए पॉलीमर, तो यहाँ केवल इनका एडिशन हुआ है, केवल ये दोनों सिंपली आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होगा कि यदि ये दो मोनोमेरिक यूनिट है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी होगा, तब जाकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो यदि मोनोमर यूनिट सिंपली ऐड होकर के पॉलीमर्स बना रहे हैं तो उनको एडिशन पॉलीमर्स बोला जाएगा, और यदि मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन के दरमियान स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3 वगैरह का एलिमिनेशन हो रहा है,
तो फिर ऐसे पॉलीमर को जो है हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहें तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। एडिशन पॉलीमर में जैसे आप बात करो पॉलीथीन की तो है क्या कि n मॉलिक्यूल आप लो इथीन का, इसका कर दो पॉलीमराइजेशन तो ये बन जाएगा पॉलीथीन, ऐसा इस प्रकार से दिस इज पॉलीथीन। कैसे हुआ यदि इसको समझना चाहें हम लोग तो देखो, यह इथीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे इथीन के कई मॉलिक्यूल हैं जो आपस में जुड़ करके पॉलीथीन बना रहे हैं। तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, यही डबल बॉन्ड यहाँ से खुलता है मतलब कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई होता है, तो पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक है। तो होगा क्या कि इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक इधर जाएगा। वैसे इस बॉन्ड का भी होमोलाइसिस होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इधर जाएगा। वैसे यहाँ एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ जाएगा, ऐसा। तो इसके बाद से यदि देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर और एक इलेक्ट्रॉन जो इधर आया और फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, बीच में यहाँ ऐसे फोर्स ऑपरेट हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH2, फिर एक बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा CH2 एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। यही इलेक्ट्रॉन फिर इधर चेन को आगे बढ़ाएगा, ऐसा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपली ऐड हो रहे हैं, किसी चीज़ का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ। तो यदि ऐसे केवल एडिशन हो मोनोमर्स का और तब पॉलीमर बने तो वही कहलाता है एडिशन पॉलीमर्स। और ऐसे पॉलीमर्स जनरली उस प्रकार के मोनोमर्स से बनते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब बेसिकली अल्कीन टाइप के जो होते हैं, अल्कीन नॉर्मल अल्कीन हो या फिर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हो, ये दोनों प्रकार के अल्कीन से जो है फॉर्मेशन होता है ऐसे एडिशन पॉलीमर्स का। सो एडिशन पॉलीमर्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड सिंपली बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स without the elimination of any small molecules, and such type of polymers are generally formed by the monomers having double or triple bond, mainly alkenes or substituted alkenes। एग्जाम्पल्स कई हैं, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पॉलीथीन का, ऐसे ही PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहाँ एक हाइड्रोजन हट करके Cl आ जाएगा, ऐसा। तो यहाँ जो आप हाइड्रोजन लेकर के चले हो सब जगह Cl आ जाना है, ऐसा। तो यहाँ सब जगह एक जगह Cl आ जाएगा अल्टरनेटिंग पोजीशन पे। तो याद करो जो अभी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के आधार पे हम बताए थे क्लासिफिकेशन G, तो यही G यहाँ Cl हो गया है। तो यदि इसका अरेंजमेंट मान लो कि आइसोटेक्टिक है तो फिर सारा Cl सेम साइड होना है, ऐसा। नेक्स्ट कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन में क्या बोले कि कम्बिनेशन होगा लेकिन कुछ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे H2 हट सकता है, NH3 हट सकता है, मिथेनॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो सकता है। ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो तो वह कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइलॉन 66 की बात करेंगे हम लोग, ऐसा नाइलॉन 66 लेकर के चले। नाइलॉन 66 जो है वह बना हुआ है किससे, तो यह बना है दो चीज़ से, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा है एडीपिक एसिड। ये दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं नाइलॉन 66 के। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन की बात करें तो ऐसा NH2CH2 का होल 6 हेक्सामिथाइलिन हो गया, फिर इधर भी NH2। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इसका रिएक्शन एडीपिक एसिड से होना है। तो एडीपिक एसिड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ से ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, H2O बाहर जाएगा, ऐसे CH2 का होल 6, ये हो जाएगा NH, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4, फिर C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ जो देख रहे हो इस H2O का एलिमिनेशन हुआ तब जाकर के दोनों आपस में कंबाइन किए। अब इसमें से अभी तो दो ही जुड़े ना, एक जुड़ा हेक्सामिथाइलिन डायमीन का और एक जुड़ा है एडीपिक एसिड का, तो इतना में तो पॉलीमर नहीं बन गया। अब ऐसे ही चलते रहेगा, फिर यहाँ आप हेक्सामिथाइलिन डायमीन जोड़ो, ऐसा
इस प्रकार से। तो अगेन यहाँ से H2O बाहर होगा, फिर इधर आप एडीपी के एसिड जोड़ दो, ऐसा इधर आप एडीपी के एसिड जोड़ दो, मतलब यही प्रोसेस जो है अब चलते रहेगा ऐसा। फिर यहाँ से भी H2O बाहर हो जाएगा ऐसे, तो ये जुड़ गया इस प्रकार से और यहाँ ये जुड़ गया ऐसे ऐसा, और यही चलते रहेगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ करके पूरा होल एन दिखा देते हैं और यही चेन पूरा कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ अभी हम लोग क्या देखें कि यह जो कंडेंसेशन पॉलीमर बना नायलॉन 6,6, इसमें जो कम्बिनेशन हुआ हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडीपी के एसिड का, इस कम्बिनेशन के दरमियान यहाँ जो स्मॉल मॉलिक्यूल है H2O, इसका एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो कम्बिनेशन अलोंग विथ एलिमिनेशन, तो यही कंडेंसेशन कहलाता है। और इस प्रकार के जो पॉलीमर्स हैं वे बेसिकली बनते हैं बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर से, बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स ऐसा। जैसे देखो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड दो है, इसमें एमीन दो है। तो जनरली इसी प्रकार के मोनोमर से जो है फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। अब चूंकि जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स आपस में मिलेंगे, जैसे यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एक एमीन मिला, तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन है, इसका कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनता है वह कौन सा बॉन्ड होता है? अमाइड बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड होता है। तो यदि ऐसे मोनोमेरिक यूनिट के बीच अमाइड बॉन्ड है तो फिर ऐसे पॉलीमर को पॉलीअमाइड बोलते हैं, पॉलीअमाइड। सो नायलॉन 6,6 इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड, जिसमें ऐसा अमाइड लिंकेज हो। उसी प्रकार से आप चाहोगे आगे तो देखेंगे आगे हम लोग, तो वहाँ कॉम्बिनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का। ऐसे आगे देखोगे तो एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे में ऐसा अल्कोहल है। तो यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर ऐसा बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बना है दिस वन इज एस्टर बॉन्ड। सो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलने वाले हैं पॉलीएस्टर, ऐसा पॉलीएस्टर बोलने वाले हैं ऐसा। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से जितने भी आधार पे क्लासिफिकेशन हो सकते थे पॉलीमर्स का, वो हमने देखा। एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, या एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों में अंतर पूछता है। तो क्या क्या अंतर लिखा जा सकता है एडिशन पॉलीमर्स में? कि दीज आर द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सिंपली एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स। कंडेंसेशन में कि दीज आर द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द combination of monomers with the elimination of small molecules like H2O, NH3, CH3OH etc. फिर एडिशन की तरफ आप क्या लिखोगे कि एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय दोज मोनोमर्स विच हैव जनरली डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स अल्कीन और अल्कीन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या लिखोगे कि दीज पॉलीमर्स मीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द मोनोमर्स विच आर बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इसमें जो होता है एडिशन पॉलीमर्स में, इसमें जनरली एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं। जैसे पॉलीथीन बनाए तो जितना भी मोनोमर था सब इथीन था। पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ोगे तो जितने भी मोनोमर है सारे विनाइल क्लोराइड है। तो एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है जनरली एडिशन पॉलीमर। जनरली हमेशा नहीं होता है, कभी कदार जो एक से ज़्यादा टाइप का भी होता है, जैसे बुना एस बुना एन, उसमें दो है, स्टाइरिन भी है ब्यूटाडाइन भी है ऐसे। तो कभी कदार एक से ज़्यादा होता है, लेकिन यह जो है कंडेंसेशन, इसमें हमेशा एक से ज़्यादा टाइप का ही मोनोमर होना है। एडिशन में जनरली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स होंगे, जबकि कंडेंसेशन में ऑलवेज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट का जो है कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद यह जो है एडिशन पॉलीमर, इसमें पॉलीमर का जनरल फार्मूला वही होता है जो मोनोमर का हो, कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे अभी हमने पॉलीथीन बनाया था, तो पॉलीथीन कैसे बनाया था? ये CH2 N मोल इथीन का लिया, ये आपस में ऐसे कंबाइन कर गए, ऐसा होल N हमने पॉलीथीन लिख दिया। तो CH2 यहाँ मोनोमर है, और वही CH2 यहाँ पॉलीमर भी हो गया। क्या CH2 यहाँ मोनोमर है, तो यही CH2 यहाँ क्या हो गया? पॉलीमर भी हो गया। तो फार्मूला सेम है, जैसा यहाँ वैसा ही यहाँ, लेकिन वही कंडेंसेशन की बात करोगे तो अलग है। हेक्सामिथिलीन डायमीन का ऐसा फार्मूला है, एडीपी एसिड का ऐसा है, लेकिन जब ये मिले तो देखो फिर कैसा फार्मूला बन गया, इसका अलग हो गया।
तो कंडेंसेशन पॉलीमर का जो फॉर्मूला है जनरल, वह मोनोमर से बिल्कुल अलग होता है। मोनोमर के जैसा ही हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बताया कि जो एडिशन पॉलीमर्स है, इसमें जो मोनोमर्स होंगे वे जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। अनसैचुरेटेड मतलब वही डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, और इसमें सैचुरेटेड होते हैं लेकिन पोलर होंगे और बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल होंगे। ये जो है अनसैचुरेटेड है डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला तो जनरली नॉन पोलर होगा, लेकिन ये सभी पोलर होते हैं और बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल होते हैं। तो ऐसे करके कई पॉइंट्स से नोट्स में मेंशन है, इसको आप लिखोगे। तो इतना बेसिक सा पार्ट हुआ, इतना से कुछ क्वेश्चन एक दो जो है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछता है क्लासिफिकेशन के आधार पे। आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ स्टीरियो केमिकल वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइसोटैक्टिक सिंडियोटैक्टिक वाला, और ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या एडिशन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभार थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वगैरह भी पूछ देता है। तो अच्छे से आप जो है इसको कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग एक एक करके जो भी पॉलीमर्स हैं जितने टाइप के, सबका डिटेल फॉर्मेशन वगैरह यूजेज ये सब जो है हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से धन्यवाद।